I am R.S. Jangid. Welcome to my channel. Today we are going to read Direct and Indirect Speech Part 4th. आज हम बात कर रहे हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के पार्ट 4th की, जिसमें मैं बात कर रहा हूँ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज की, यानी प्रश्नवाचक वाक्यों को। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट प्रश्नवाचक वाक्यों को बनाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज जो है वो कैसे कैसे हो जाता है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब में क्या क्या परिवर्तन करेंगे। सबसे पहला करेंगे, अगर डायरेक्ट में मान लीजिए से या से टू है, यानी से या से टू है तो उसको बदलेंगे आस्क में। अगर सेज या सेज टू है उसको चेंज होगा आस्क्स में, और अगर सैड या सैड टू है तो उसको बदलते हैं आस्क्ड में। इसमें इंक्वायर्ड ऑफ में भी चेंज करते हैं, लेकिन आजकल ज़्यादातर आस्क या आस्क्ड में ही चेंज करते हैं। एक और महत्वपूर्ण जो बात है वो जो इसमें याद रखने की है वो है कि अब तक जो मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने कहा था कि कंजंक्शन के रूप में दैट का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में दैट कंजंक्शन का प्रयोग नहीं करते हैं। ये चीज़ ध्यान रखने की बात है। और तीसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो यह है कि प्रश्नवाचक वाक्य को साधारण वाक्य में बदल देते हैं, क्योंकि डायरेक्ट में प्रश्नवाचक वाक्य आएगा और प्रश्नवाचक वाक्य आएगा तो उसको आप जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो उस समय उसे साधारण वाक्य में परिवर्तित कर देते हैं। अब मैं बात करता हूं कि प्रश्नवाचक वाक्य होते कितने प्रकार के हैं। यहाँ प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ, यानी जो हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होने वाला वाक्य होता है उसमें किस चीज़ का ध्यान रखना है कि कंजंक्शन के रूप, अभी मैंने कहा कि कंजंक्शन के रूप में दैट का प्रयोग नहीं करते हैं, तो फिर कौन से कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं? क्योंकि कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए किसी कंजंक्शन का तो प्रयोग करेंगे। तो जब अगर प्रश्नवाचक वाक्य हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ हो रहा है तो दैट के स्थान पर कंजंक्शन के रूप में इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। ये चीज ध्यान रखना है कि अगर हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ हो रहा है वाक्य इन्वर्टेड कोमा यानी रिपोर्टेड स्पीच, यदि रिपोर्टेड स्पीच हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ है तो उस स्थिति में कंजंक्शन के रूप में इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। और दूसरे प्रकार का जो वाक्य होते हैं प्रश्नवाचक वो होते हैं WH वर्ड से प्रारंभ होने वाले वाक्य। यदि कोई रिपोर्टेड स्पीच WH वर्ड से प्रारंभ हो रहा है तो वहां पर कंजंक्शन के रूप में ना तो हम दैट का प्रयोग करेंगे, ना ही हम एफ या वेदर का प्रयोग करेंगे, बल्कि जो WH वर्ड आया है, WH वर्ड से मेरा मतलब है वाट है, वेयर है, वाई है, ये कोई सा भी शब्द अगर आ रहा है तो वो जो शब्द आया है उस शब्द को ही कंजंक्शन के रूप में प्रयोग करते हैं, यानी WH वर्ड का ही प्रयोग कंजंक्शन के रूप में करते हैं। ये तीन बातें मुख्य रूप से आपको ध्यान में रखनी है। बोर्ड एग्जाम में अधिकतर जो सेंटेंस पूछे जाते हैं उन सेंटेंसेज में ज़्यादा वाक्य इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज के ही होते हैं। अब मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ इनको समझाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैंने पहला एग्जाम्पल दिया है, राम सेड टू मी आर यू रीडिंग ए बुक। राम सेड टू मी आर यू रीडिंग ए बुक। तो अब हमें ये पता चल जाना चाहिए कि ये कौन से प्रकार का वाक्य। कैसे पता चलेगा? देखिए, यहाँ सेड टू है वो तो हो गई रिपोर्टिंग वर्ब। यहाँ आर यू रीडिंग ए बुक, देखिए ये चीज देखिए, इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो है आर यू रीडिंग ए बुक और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। इससे अपने को पता चल गया कि ये वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य है। अब यहाँ देखिए शुरू किससे हो रहा है ये वाक्य? हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ। आर यू रीडिंग, तो आर जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, और आर यू रीडिंग ए बुक में कौन सा टेंस हो रहा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो एक तो ये चीज ध्यान में रखें, क्योंकि बाकी जो परिवर्तन अब तक करते आए हैं वो सभी परिवर्तन अपने को करने हैं। तो सबसे पहला काम तो अपने कहा था कि वाक्य को साधारण वाक्य में चेंज करते हैं। तो साधारण वाक्य में चेंज करने का, यहाँ से अगर मैं शुरू से करूँ इसको, तो पहले ये बता दूं, जैसे सैड टू है, सैड टू को किस में चेंज किया? आस्क्ड में चेंज कर दिया, तो राम आस्क्ड मी। यहाँ तक अपना सही हो गया। तो सैड टू को अपने चेंज किया, राम आस्क्ड मी। अब यहाँ पर चूंकि ये हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ हो रहा था इसलिए हेल्पिंग वर्ब आर है, तो हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होता है तो कंजंक्शन के रूप में अपने को किसका यूज करना था? इफ या वेदर का। इफ ये का प्रयोग अपन ने कर दिया। उसके बाद चूंकि वाक्य को साधारण वाक्य में बदलना है इसलिए ये जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट के बाद चली जाएगी, यानी ये जो सब्जेक्ट है अपने पास यू है और यू जो है वो हेल्पिंग वर्ब से पहले आ जाएगा। तो यू पहले नहीं आएगा, बल्कि यू कौन सा पर्सन है? कल अपन ने बात की थी, अपने पिछले वीडियो में बात की है कि यू सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार, और अपने पास ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? मी। मेरा प्रीवियस वीडियो देखें आप, इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएंगे।
तो मी के अनुसार यहाँ पर यू सब्जेक्ट है तो मी का सब्जेक्ट हो गया आई, और आर ईजेएमआर किस में चेंज हो गया, वॉज वर्ब में। तो आई वॉज रीडिंग ए बुक, तो इसका हो गया ही आस्क्ड मी इफ आई वॉज रीडिंग ए बुक। दूसरा सेंटेंस लीजिए, सुमन सेड टू मी डू यू नो सरोज। सुमन सेड टू मी डू यू नो सरोज। अब देखिए यहाँ पर डू और डज अगर वाक्य के शुरू में लग रहा है, इसका मतलब ये भी क्या हो गया, प्रश्नवाचक वाक्य है, और अंत में देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह भी है, तो इससे पता चल गया कि ये प्रश्नवाचक वाक्य है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। डू यू नो सोहन कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनेट या प्रेजेंट सिंपल। तो सबसे पहले हम सैड टू को चेंज करें, तो सुमन सैड टू चेंज किया आस्क्ड में, सुमन आस्क्ड मी। यहाँ कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए कंजंक्शन के रूप में किसका प्रयोग कर सकते हैं अपन, इफ या वेदर, दोनों में से किसी का प्रयोग कर सकते हैं। तो वेदर, अब यहाँ पर यू क्योंकि साधारण वाक्य में चेंज करेंगे तो डू से पहले आना चाहिए, और यू जो है वो सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अनुसार, और ऑब्जेक्ट अपने पास क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है मी, तो यू किस में चेंज हुआ, आई में चेंज हो गया। तो वेदर आई और नो सरोज, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल टेंस के परिवर्तन में अपने पिछले वीडियो में बात की थी, अगर प्रेजेंट सिंपल आ रहा है या प्रेजेंट इंडेफिनिट आ रहा है तो उसको चेंज करता है पास्ट इंडेफिनिट में। तो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे तो वर्ब की कौन सी फॉर्म हो जाएगी, सेकंड फॉर्म हो जाएगी। तो आई न्यू सरोज, तो सुमन आस्क्ड मी वेदर आई न्यू सरोज, या ऐसे भी कह सकते हैं सुमन आस्क्ड मी इफ आई न्यू सरोज। फिर आगे लीजिए, अगला वाक्य लीजिए। तो ये तो हुई बात अपनी हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होने वाले सेंटेंसेस की। अब मैं बात करता हूं जो WH वर्ड से सेंटेंस प्रारंभ होते हैं उनको अपन कैसे बनाएंगे। नीता सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग विथ योर फ्रेंड। नीता सेड टू मी, देखिए वेयर से स्टार्ट हो गया, इसका मतलब WH वर्ड से स्टार्ट हो गया। WH वर्ड से स्टार्ट हो गया, इसका मतलब यह है कि ना तो अपन दैट का प्रयोग करेंगे कंजंक्शन के रूप में, ना ही अपन इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे, बल्कि ये जो WH वर्ड है उस WH वर्ड को ही कंजंक्शन के रूप में प्रयोग करेंगे। तो नीता सैड टू चेंज किया किसमें, आस्क्ड में, तो नीता आस्क्ड मी, और इस कंजंक्शन के रूप में यहां प्रयोग कर दिया वेयर का। अब बाकी काम वही, जैसे हेल्पिंग वर्ब वाला है वही स्थिति आ गई, आर यू, तो वही है, जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट के बाद चली जाएगी, सब्जेक्ट के बाद जाएगा तो यू चेंज होगा किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट अपने पास है मी, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज हुआ आई में, तो वेयर आई ईजेएमआर किस में चेंज हुआ, वॉज वर्ब में, तो वेयर आई वॉज गोइंग विद। फिर था देखो योवर, योवर पजेसिव है, मेरे पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि योवर पजेसिव है, योवर भी किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट अपने पास है मी का पजेसिव क्या हुआ, माई, इसलिए यहां पर क्या हो गया, माई फ्रेंड। तो नीता आस्क्ड मी वेयर आई वॉज गोइंग विद माई फ्रेंड, क्लियर। फिर एक और वाक्य देखिए, सुनीता सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग एट दिस टाइम। तो सुनीता सैड टू मी, सैड टू को अपन ने चेंज कर दिया आस्क्ड में, सुनीता आस्क्ड मी, और जो WH वर्ड आया व्हाट को अपन ने क्या कर दिया, कंजंक्शन के रूप में ले लिया। व्हाट आर यू, वही साधारण वाक्य में बदलेंगे तो यू पहले आना चाहिए, तो यू पहले आते ही किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट अपने पास है मी, तो वेयर व्हाट आई, और ईजेएमआर किस में चेंज हुआ, वाज वर्ब में। व्हाट आई वाज डूइंग एट दिस टाइम, मैंने समय तथा निकटतावाची शब्दों में बताया था, पिछले वीडियो में बताया है कि दिस किस में चेंज हो गया, दैट में। तो सुनीता आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग एट दैट टाइम, इस प्रकार से जो है ये चेंज होंगे। तो ये ध्यान रखें, इस प्रकार से अपना जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उनमें परिवर्तन अपन करेंगे। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, आने वाले वीडियोस ताकि आपके पास आ सके। हाँ, इसे लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी नहीं भूलें। इसको समझने के लिए मेरे जो पिछले जो वीडियोस हैं टेंसेस से संबंधित, और इसके अलावा डायरेक्ट इनडायरेक्ट के जो 3 पार्ट में पहले बता चुका हूँ, उनको जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक इसको ये क्लियर नहीं हो पाएगा, इसलिए उन वीडियोज़ को भी अवश्य देखें। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट अगेन।